आज से शुरू करें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव, और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को हम दो पार्ट में बनाएंगे। और ये हमारा है पार्ट 1। और पार्ट 1 का पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है समान अवस्था में। सर आपको पता है कि Q बराबर जो होता है वो Ne होता है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर आप लिख सकते हो Q/E, और Q जो है वो आवेश है, और आवेश का मान दिया हुआ है 1 कूलाम, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ तक सभी आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको ऊपर करेंगे और इसका पॉइंट को ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर सर ये 10 हो जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा 10, नीचे मिलेगा आपको 16, और जब इसको ऊपर करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 10⁻19। बस और थोड़ा सा काम करना है, 1 शून्य और इसको दे देना, तो ये 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 10⁻18। जब आप इसको कटाइएगा तो 16 96, 4 बचेगा, 16 दूना 32, फिर 8 बचेगा, 16 पंच 80, 10⁻18 निकला। वो भी किस चीज में निकला सर? प्लस में। तो प्लस में निकला तो अधिक होगा, 6.25 गुना 10⁻18 से ये क्या होगा? अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो दो आवेश है Q1 और Q2, ये कुछ दूरी पर स्थित है और इनके बीच की दूरी क्या है? R। इस पर जो बल लगेगा उस बल के बारे में किसने बताया? तो कूलाम साहब ने बताया। क्या बताया था? कि इस पर जो बल लगेगा वो 1/4πε0 × Q1 Q2/R², ये बल लगेगा। तो यहाँ स्पष्ट कहा सर इसमें जो बल लगेगा इसके बारे में किसने नियम दिया था? तो हम कहेंगे सर कूलाम के नियम से, अर्थात कूलाम साहब ने इनका नियम दिया था। अगला प्रश्न 3 नंबर, बहुत हल्का सवाल है। सवाल आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सभी जानते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, SI पद्धति में ε0 का मात्रक होता है। सर ε0 का मात्रक निकालेंगे कैसे? अभी आपने पढ़ा F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। ये आपका व्यंजक है। आपको निकालना किसका वैल्यू है सर? ε0 का। तो ये आपका आ जाएगा ऊपर, और F कहाँ जाएगा? नीचे। तो ε0 बराबर आप लिखोगे, ये तो सर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो आप ऊपर लिखोगे Q1 Q2 और नीचे लिखोगे R², और ये F कहाँ जाएगा? नीचे। अब हम सभी जानते हैं कि Q जो है इसका आवेश है ये, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। तो दो आवेश है तो हम लिखेंगे कूलाम गुना कूलाम। नीचे आपका है बल, बल को आप न्यूटन द्वारा मापते हैं, और ये R दूरी है, और दूरी को आप मीटर द्वारा मापते हैं। तो ये मीटर पर क्या हो गया सर? स्क्वायर। अब आप इसको ऊपर करेंगे, देखिए C गुना C² यहाँ कुछ नहीं, पावर है तो 1। जैसे ही आप ऊपर करोगे न्यूटन पर पावर -1 होगा। इसको भी जब आप ऊपर करोगे तो मीटर पर पावर -2 होगा। ये दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर बी पर। कितना सुंदर सवाल है, प्रेम से सॉल्व करेंगे, प्रेम से। अब अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। सर बीच की दूरी क्या करेंगे? दुगुनी। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आवेश Q1 और यहां है हमारा Q2, और इसके बीच की दूरी है R, इस स्थिति में इस पर लगने वाला बल होगा क्या? तो सर बल होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये तब जब इसके बीच की दूरी R है। अब सवाल कहता है कि इसके बीच की दूरी आप सर 2 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? R की जगह आप कर दीजिए 2R। तो चेक कर लेते कितना हो जाएगा। 1/4πε0
आवेश तो वही रहेगा Q1 इंटू Q2। नीचे सर आर स्क्वायर के जगह आप 2r रखिएगा तो 2 दूनी 4, अब बगल में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। हम इसको एक बार और बढ़िया से लिख सकते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर गुना इस 4 को लिख सकते हैं 1/4। तो सर ये मान पहले भी था ना, पहले भी यही मान था। तो पहले जब r था तो वैल्यू यही था, लेकिन जैसे हमने दुगुना किया तो अब इसका कितना गुना हो गया, तो 1/4 गुना हो गया। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी सर 1/4 गुना हो जाएगी। अगला सवाल, 6 नंबर का सवाल है। 2 बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देंगे, जो आप माध्यम की परावैद्युता पढ़ते हैं E, इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। बेसिक में आपने यही पढ़ा होगा। चूंकि वायु में ER का वैल्यू होता है 1, तो हम 1 गुना इतना करते, तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट का मान देते हैं और हम लिखते हैं नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि वास्तव में मान होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, और वायु में होने के कारण इसके जगह क्या बैठ जाता है बाबू, तो 1, इसलिए ये वैल्यू लिखा जाता है। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये। अब कहता है सवाल, देखिए कि एक बार इसको वायु में रखेंगे और एक बार कहाँ रखेंगे सर, के परावैद्युतांक में, यानी कि ER का वैल्यू क्या होगा, के। तो चलिए जब वायु में रखोगे ना आप, तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु में वैल्यू तो 1 होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जो कहती हूँ, फिर अब आप एक बार क्या करो सर, इस ER के जगह क्या लेने बोल रहा है, के लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आपको क्या लेना है, के। इधर आपका क्या हो जाएगा सर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात बोले तो कटाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो भैया खत्म, यहां तक भी खत्म। Q1 Q2 Q1 Q2 भी खत्म, ये हुआ आर स्क्वायर, ये हुआ आर स्क्वायर। देखिए यहां क्या बचा, यहां बचा 1/1, और यहां क्या बचा वो हुआ 1/, क्या, के। जब इसको सॉल्व करोगे ना, 1/1 गुना के कहां जाएगा, ऊपर, k/1। तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, k एकम के, नीचे 1, आप इसको लिखेंगे k/1। एक सिंपल सा प्रश्न है, बस भाषा इस प्रकार दिया है कि आप एग्जाम हॉल में जो है ना आपका होश उड़ा देगा। होश उड़ाना नहीं है, क्योंकि MTC आपके साथ है। अगला सवाल, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, जो एप्सिलॉन नॉट है सर, उसका मान क्या होगा सर, ये ER का वैल्यू क्या हो सकता है। एक बात याद रखेंगे, जो वायु है ना, वायु का 1 होता है, वायु का 1, बाद बाकी जितना भी धातु हो, जितना भी धातु, उसका हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक, 1 से अधिक। तो सवाल क्या कहता है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, तो केवल वायु का 1 होगा, अब बाद बाकी 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो सर -1 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, 0.5 ये भी तो 1 से कम है, होगा नहीं, क्या होगा, 1 से अधिक। तो 1 से अधिक क्या है सर, 5, ऑप्शन नंबर डी मार के आना, भूलना नहीं। अगला सवाल, धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता, अभी हमने बताया 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी मार के आना है आपको। चलिए सवाल नंबर 9 नंबर का सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता। आप सबों ने पढ़ा है सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े होंगे कि सर एकांक आवेश को, जो टेस्ट चार्ज होता है, एकांक आवेश को किसी बिंदुवत आवेश तक लाने में जितना भी बल लगेगा, जितना भी बल लगेगा, उस बल
और इस आवेश के अनुपात को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप लोगों ने E बराबर लिखा होगा F/Q0। अब यदि मुझे ये पता है तो हम SI मात्रक निकाल सकते हैं कि सर F का क्या होगा, बल है तो न्यूटन, Q आवेश है तो कूलाम, अर्थात न्यूटन बाय कूलाम। कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हम मार के आ जाएंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर। दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। अगर उसे वायु में रखा जाता है तो वो कितना बल लगाते हैं, F। कहता के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर, इस बार दूरी क्या माना गया है, बड़की r रखने पर वे उतने ही बल अनुभव करते हैं, यानी कि दोनों स्थिति में बल जो होगा ना वो बराबर होगा। तब कहता है सर इस स्थिति में R का मान क्या होगा। जब इस सवाल को आप एग्जाम में पढ़ोगे ना, इधर से घुसेगा और इधर से निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्थिर माइंड से सोचना। क्या कहता है सर, आवेश वायु पर परस्पर r दूरी पर, तो बल आप तो जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये मेन सूत्र है। लेकिन अब क्या कह रहा है सर, एक बार वायु में रखना और दूरी क्या होगा, r। तो चलिए एक बार हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु में रखेंगे तो वायु का वैल्यू कितना होगा 1, और इधर हुआ Q1 Q2 बटे दूरी क्या लेना है r स्क्वायर। इतना ही बल लगेगा क्योंकि बल दोनों स्थिति में क्या है, बराबर। और अब क्या कह रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार आपका परावैद्युतांक कितना है k, तो वायु का 1 था तो वायु की जगह आप क्या बैठाओगे k। अब फिर देखिए Q1 Q2 रहेगा, लेकिन दूरी इस बार क्या लेना है, बड़की r। क्या लेना बुआ, बड़की r। देख लेंगे, बहुत सुंदर सवाल है, धीरज रखिएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 भी कट गया। यहां क्या बचा, 1/r स्क्वायर। यहां क्या बचता है, 1/k गुना 1/r स्क्वायर। वैल्यू किसका निकालना है आपको, बड़की r का। तो ये r स्क्वायर को आप कहां लोगे, ऊपर, और इस r स्क्वायर को कहां लोगे, इधर। तो देखिए ये आ जाएगा ऊपर, r स्क्वायर बराबर, ये r स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर, और k कहां आएगा, नीचे। स्क्वायर हटाओगे ना, तो स्क्वायर जैसे हटाओगे रूट में आ जाएगा सर r स्क्वायर बाय k, 2r में से एक r निकल जाएगा और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट k। तो इस r का वैल्यू r बाय अंडर रूट k दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम शांत मिजाज से सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा, अदरवाइज तुम बाय बाय कह के इस सवाल को आओगे, बनने वाला है नहीं। अगला सवाल, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है सर, तो आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, आप सबों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सर, यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। 12 नंबर, चलिए, तो निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो देखिए न्यूटन बाय कूलाम है, जूल बाय कूलाम ये भी है, वोल्ट बाय मीटर ये भी है, और क्या नहीं है, जूल बाय कूलाम बाय मीटर ये आपका नहीं है। तो आप ध्यान देना, यहां पर सवाल क्या लिखा है सर, नहीं है। और बहुत सारे बच्चे नहीं ना देख के कहेगा सर जी यही तो है, मार के वो आ जाएगा, जो कि गलती हो जाएगी। आइए अगला सवाल, एक बिंदुवत आवेश Q तथा R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा। तीव्रता का परिणाम क्या होगा सर, Q आवेश है, यहां पर Q0 को लाने में यदि F बल लगता है, क्या लगता है सर, F बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगा, F/Q0। अब देखिए F का मान क्या होगा, तो कूलाम साहब ने हमें बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q गुना Q0 बटे बीच की दूरी आप कुछ मान ले
आर स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है क्यू नॉट। ये जब कट जाएगा ना तो आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। आप देखें ऐसा ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आप मार के आ सकते हो। चलिए अगला सवाल, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ध्यान देंगे, प्रोटॉन पर भी आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। फर्क है, ये माइनस में होता है, ये क्या होता है प्लस। चिन्ह भले कुछ हो लेकिन दोनों का परिणाम क्या है सेम। परिणाम क्या है, यही आपको आंसर दिलाएगा परिणाम। तो देखिए सर, इस पर जो विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा, ध्यान देंगे, उसका क्या बराबर होगा, दिशा तो बराबर नहीं होगा, एक माइनस होगा और एक क्या होगा प्लस, बराबर क्या होगा परिणाम। देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है जी, उन पर लगने वाले बल विद्युत बलों के परिणाम क्या होंगे बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी, परिणाम क्या होगा इनका बराबर। अगला प्रश्न, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण आपने अक्षीय स्थिति और निरक्ष स्थिति दोनों स्थितियों में व्यंजक प्राप्त किया था। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं कि आप कहां देखे थे। तो सर आपने इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त किया होगा और यहां पर आपने इस प्रकार से एक अक्ष स्थिति में और एक आप निरक्ष स्थिति में प्राप्त किया होगा। तो मैं कहूंगा सर अक्ष स्थिति में आपने कितना प्राप्त किया था, तो मैं बोलूंगा अक्ष स्थिति में आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r³ प्राप्त किया था। अगर हम कहें सर निरक्ष स्थिति में हमने कितना प्राप्त किया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये दुगुना ना होके 1 गुना हो जाता है r³। अब कहता है कि सर दोनों स्थिति में जो r दूरी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ई की क्या होती है, तो देख लीजिए क्या है सर r³ कैसा r³ व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये कांस्टेंट सारा कांस्टेंट वैल्यू को हटा दिया जाए तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू होगा ऊपर 1 और नीचे क्या हो जाएगा r³। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यानी कि सवाल स्पष्ट कह रहा है कि सर अक्ष स्थिति में E1 है और निरक्ष स्थिति में E2 है, तो सर इसमें कौन सा संबंध सही है। ध्यान देने वाली बात है, आपने अक्ष स्थिति में यहां पढ़ा है, यहां देखिए अक्ष स्थिति में क्या है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बगल में क्या है 2p/r³, ये अक्ष स्थिति हुआ। और दूसरा है निरक्ष में क्या देखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³, और इसको यहां पर सवाल में माना है E1 और इसको माना क्या है E2। ध्यान देंगे ये इससे क्या है 2 गुना है। अगर आप E1 यहां लिखेंगे और यहां आप क्या लिखेंगे E2, तो E1 का मान तो 2 गुना है ना सर। तो सर इसको बराबर करने के लिए इसमें भी आपको किससे गुना करना होगा 2 से, तब ना 2 गुना p 2p होके इसके बराबर होगा। तो आप किस में 2 से गुना करेंगे E2 में। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा E1 बराबर 2E2। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं है ए पर आपको दिख रहा है। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा घुमाया था, आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं घूमिएगा। 17 नंबर बिल्कुल आसान सवाल है। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पर विद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन सर यहां से गुजर रही है। मैं निकला गाड़ी लेके,
सर जैसे ये आएगा ना तो इस आवेश के कारण इस पर क्या होगा, बल लगेगा। तो जब बल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, घूरेगा। कैसे घूर जाएगा, ऐसे। और ये जो घुमाव होगा, लंबा घुमाव, लंबा घुमाव, लंबा घुमाव, लंबा घुमाव को हम कहते हैं परवलय। और ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही सर, परवलय। अगला सवाल, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। सर एक ही विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, सर इनका त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो त्वरण का अनुपात होता है सर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो बटे जिसका द्रव्यमान कम होगा वो। आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है, तो इसका द्रव्यमान ऊपर होगा और इसका द्रव्यमान कहाँ होगा, नीचे। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। अगला सवाल, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। जब भी किसी धातु को आप दोगे धारा, तो जैसे ही धारा दोगे ना, इस पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ने लगेगा, वो इस पृष्ठ को क्या करेगा, छोड़ना शुरू करेगा। और जब छोड़ना शुरू करेगा तो इसके द्रव्यमान में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। आपका ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं होगा कमी वाला, ऑप्शन नंबर ए कि सर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला सवाल बहुत सुंदर सवाल है, एप्सिलॉन नॉट ई की विमाएं होती है। अभी ऐसा यूनिट पूछा था, अब पूछ दिया आपको विमाएं कैसे निकालोगे। फिर हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ बराबर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। निकालना किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। तो भैया जी एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाइए, एफ कहाँ जाएगा, नीचे। Q1 Q2 बटे एफ गुना क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। चूंकि हमको तो अभी डायमेंशन निकालना है, एसआई यूनिट नहीं। एसआई यूनिट तो आवेश का कूलम होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो हमने डायमेंशन बताया था ए गुना टी। इसका भी होगा ए गुना टी। और बल का आप सभी जानते हैं एम एल टी माइनस 2, और आर तो दूरी है, दूरी का एल, एल पर पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे होगा। तो हमारा 1L और 2L कितना हो गया, 3L। तो ऊपर हमारा a गुना ए स्क्वायर, बगल में देखिए t गुना टी स्क्वायर। क्लियर है। नीचे हमारा हुआ m, इधर हुआ हमारा l 1 और 2 3, और यहाँ हुआ t पर पावर -2। अब हम सबको ऊपर करते हैं सर। m पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो होगा m पर पावर -1, l पर पावर -3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ t पहले से 2 है, अब ये माइनस से ऊपर जाएगा, t पर पावर 2, और पहले से है t पर पावर 2, और इधर हुआ a पर पावर कितना 2। अब देखिए m पर पावर -1, l पर पावर -3, 2 2 4, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। आसानी से आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। 21 नंबर का सवाल, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होगा। सर विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यहां पर एक आवेश है Q, एक प्लस और एक माइनस, बीच की दूरी को हम मान लेते हैं क्या, D। तो द्विध्रुव का परिभाषा पढ़े हैं कि सर दो आवेश, दो बिंदुवत आवेश और इसके बीच की दूरी से जो बना सिस्टम होता है वही क्या कहलाता है, द्विध्रुव। तो सर इसमें से किसी एक का परिमाण ले लीजिए Q, और इसके बीच की दूरी क्या, D। Q का एसआई मात्रक कूलम होगा, और D तो दूरी है, इसको कहेंगे मीटर। तो आप कहोगे कूलम गुना मीटर, कूलम गुना मीटर, ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न,
22 नंबर, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 नंबर में। कैसे कि सर, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों? ये प्रश्न। और इसी पर से ऑब्जेक्टिव बनाया है कि सर विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है? नहीं, नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु धनावेशित है, धन आवेश है उस पे, इसका तात्पर्य है कि उस इलेक्ट्रॉन की, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कोई भी तत्व अगर चार्ज प्लस के रूप में है तो हमें पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। और यदि कोई वस्तु या धातु या तत्व अपने ऊपर माइनस चार्ज रखता है तो इसका मतलब है कि इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ग्रहण किया है। तो सर त्यागने पर इसका इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा? कमी, और ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो सवाल यहां पर है कि अगर इलेक्ट्रॉन खो देता है, इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसका तात्पर्य क्या होगा? यानी कि उस वस्तु पर धनावेशित आ जाए, प्लस आ जाए तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी। अगर वो ऋणावेशित होता तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती? वृद्धि। अगला प्रश्न, आवेश का न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम कम से कम मान कितना होता है? तो कम से कम मान इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 25 नंबर का सवाल सामने है सर। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता। हम सभी पढ़े हैं फाई बराबर क्या पढ़े हैं? E.A। सारे के सारे लोग इनको पढ़े हुए हैं, इसमें कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। अगला सवाल, गॉस के नियम के अनुसार, सर गॉस का नियम क्या कहता है कि सर विद्युत फ्लक्स जो है ना सर, विद्युत फ्लक्स किसी वस्तु के अंदर का जो आवेश होता है, जिसको आप कहते हैं क्यू इंटरनल, क्या कहते हैं सर? क्यू इंटरनल, और जिस माध्यम में रहता है उसकी परावैद्युतता के अनुपात को ही गॉस का क्या कहते हैं सर? परिमेय। आपको कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको ये दिख रहा है। आप बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर, जब भी अंदर होगा चालक के अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव सारा का सारा क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न, एकांक बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? सर बंद की बात करें, बंद वाली बात मतलब वो बंद रहेगा, अर्थात आंसर भी हमारा बंद रहेगा, शून्य रहेगा। अगला सवाल है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र, हमें सर क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, देख लेंगे कितना सर? 10 मीटर। जो चीज दिया है हम देख लेंगे, और विद्युत क्षेत्र को हम व्यक्त करते ई, ये भी हमें दिया है सर। और आगे कहता है इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। फ्रेम से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को याद करें। ये जो क्षेत्र है ना, एरिया ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा, ये एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो सर यहां से कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 डिग्री। और अभी आपने पढ़ा फाई बराबर क्या पढ़ा? E डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने जानते हैं। E क्या होता है? कॉस थीटा, क्रॉस में क्या हो जाता है? साइन। अब E का वैल्यू आपके सामने 10 है, E का वैल्यू 20 है, A का वैल्यू 10 है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले? 60। सबों को पता है कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1/2। कटाइएगा 10 गुना 10 100, कहीं न कहीं 100 लगा होगा और आप 100 को लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए 100 लगा के आना।
चलिए 30 नंबर का सवाल, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिया गया है कि फाई ई डी ए बराबर 0, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू जो है ना उसका वैल्यू ही कितना है 0। तो कहता है इसमें हम यहां निष्कर्ष निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं? पृष्ठ पर ई अवश्य ही शून्य होगा। क्या जरूरी है खाली ई ही शून्य होगा? ए भी तो शून्य हो सकता है। आगे, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत होगा। पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये इंटीग्रेशन लगने का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या है? 0। हमको लगता है सही निष्कर्ष क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ही क्या है? 0। अगला प्रश्न 31, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होता है? सर, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा? E बराबर सबों को पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? ER। अगर आप वायु की बात करें तो वायु में इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो अगर आप इसको गुना कर दे तो इसका वैल्यू कितना निकला? एप्सिलॉन नॉट गुना 1 करोगे तो क्या? एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। अगला प्रश्न, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आविष्ट चालक है और आप सभी पर है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद आ रहा होगा, बस याद कीजिए वो दौर, वो क्लास जब ये चीजें चल रही थी तो हम एक शब्द बार बार लिखाते थे कि सममिति से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और सतह के लंबवत होगी। क्या होगी? सतह के लंबवत। और आपने गॉस के प्रमेय में इसको लिख कर थक गया होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यह सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। कितना इजी प्रश्न है। 33 नंबर, एक खोखले गोले की त्रिज्या r है। सर, ये खोखला गोला है जिसका त्रिज्या क्या है? r। यहां पर कोई आवेश डाल दीजिए। उस पर आवेश q कूलाम है और उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? सर, v बराबर आप सभी पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या? बी आप ठोक के आओगे। द्रव के एक बिंदु को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती? ध्यान देंगे, एक द्रव है, जैसे ही अगर पानी में इलेक्ट्रिक दोगे ना चार्ज, तो पानी क्या होने लगता? उबलने लगता है। इसका आकार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो सर, इसका जो सिकुड़ना मतलब आकार का घटना, तो जब सिकुड़ने वाला काम है वो क्या होता है? वो अगर सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने का काम बढ़ेगा, लेकिन ये उल्टा बढ़ेगा तो सिकुड़ने का काम क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि सिकुड़ने वाली प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? फाई बराबर आप पढ़े हैं E इंटू ए, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको आप लिखोगे, E बराबर आप लिखोगे, E का वैल्यू हम अभी पढ़े हैं कि सर E का जो वैल्यू होता है वो F/Q होता है। F/Q, तो F/Q और यहां पर ये क्या हो गया? A। F क्या है सर? न्यूटन। और Q का क्या होगा सर? मात्रक कूलाम। और A क्या है सर? मीटर। तो आप लिखोगे सर न्यूटन मीटर बाय क्या? कूलाम। ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, न्यूटन मीटर, सॉरी A जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का तो स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल है सर कि विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी? विद्युत फ्लक्स की विमा आपको निकालना, इसी से हम डायमेंशन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो फाई बराबर ई ए इंटू ई ए, नीचे क्या है? F/Q गुना ए। F बल का डायमेंशन MLT-2। Q का अभी तुरंत पढ़े हैं A गुना T। A क्या है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई को किससे मापते हैं? L स्क्वायर से। अब देखिए 2L और 1L, टोटल हुआ सर 3L, बगल में है
t-2। अब आप इसको ऊपर कीजिए सर, t पर पावर -1 हो जाएगा और a पर भी पावर क्या हो जाएगा -1, और थोड़ा ml3 t-2 और 1 t-3 a पर पावर -1। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में ये सही है। और ये था आपका पार्ट 1। बहुत जल्द हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।